गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप। नागरिकता के बारे में बहुत डिटेल तरीके से आज हम पढ़ेंगे कि नागरिकता क्या है, किस तरीके से ये अपने आप में किसी भी सिटीजन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। वेदर कौन सा सिटीजन जो होता है जिसको एनआरआई की कैटेगरी में रखा जाता है, क्या फ़ायदे हैं सिटीजनशिप के, या फिर इंडिया और अमेरिका जैसे देशों में सिटीजनशिप किस तरीके से डिफरेंस रखती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। होप सो आप लोगों को आज सिटीजनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। अभी प्रीवियस ईयर तो जो देखा था हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जिसको लेकर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्शन हुए थे इंडिया के अंदर, स्पेशली आसाम वाले रीजन्स में ये सब देखने को मिला था। खैर सारी चीज़ें जो भी थी, बहरहाल सिटीजनशिप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है पॉलिटी का। इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि सिटीजनशिप क्या है। कोई भी एक मॉडर्न कंट्री हो, हर किसी एक मॉडर्न कंट्री के लिए देखो, भारत में दो तरीके के लोग हैं। या तो भारत का खुद का रहने वाला व्यक्ति है, सिंपल सी बात है, वो एक इंडिजिनस पर्सन है। इंडिजिनस बोले तो कि इंडिया का मूल निवासी है। एक किसी विदेश से आया हुआ, किसी दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति है, उसको हम लोग विदेशी बोलते हैं, फॉरेन बोलते हैं। तो दो तरीके के लोगों की बात की जा रही है। किसी भी एक आधुनिक तरह के, मतलब भारत में मॉडर्न इंडिया के अंदर इफ वी सी, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिटीजन्स। एक इंडिजिनस पीपल जो इंडिया के खुद के नागरिक हैं। सेकेंड बात करते हैं जो पीपल्स किसी भी कंट्री से माइग्रेट हो जाते हैं या फिर किसी भी बिजनेस पर्पज से किसी तरीके से दूसरे देश में आते हैं, मतलब विदेशी पीपल्स। तो नागरिक वो सिटीजन्स जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य, कंप्लीटली पूरे तरीके से इंडिया के मेंबर हैं, तो दे पीपल्स अपने आप में इंडिया की पूरी तरीके से सिटीजनशिप को रखते हैं। तो कौन से लोगों की बात की जा रही है, कौन लोग इंडिया की पूरी सिटीजनशिप को रखते हैं? वो जिन्होंने भारत में ही जन्म लिया है। मतलब ऐसे सारे लोगों की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जिनकी पूर्ण तरीके से इंडिया को लेकर निष्ठा है, इंडिया को लेकर पूरा फेथ रखते हैं। वो सारे लोग इंडिया की सिटीजनशिप रखते हैं पूरे तरीके से, कम्प्लीटली वह इंडियंस हैं। इन्हें सारे राइट्स प्राप्त होते हैं, चाहे वो मैं आपसे सिविल राइट्स की बात करूँ, चाहे उनकी पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाए, दोनों तरीके के राइट्स सिटीजन्स को होते हैं। तो एक इंडियन सिटीजन्स के पास दोनों तरीके के राइट हैं, वेदर दे आर द सिविल राइट्स, वेदर दे आर द पॉलिटिकल राइट्स। दोनों तरीके के राइट्स भारत के नागरिक के पास होते हैं। मतलब अगर आप विदेशी की बात लेने बैठे हैं या किसी विदेशी की बात करें, तो राज्य के नागरिक तो होते हैं, वे किसी भी राज्य के सिटीजन्स तो हैं, लेकिन उनको सारे, अगर आप सोचें कि सारे नागरिकों की तरह, जैसे इंडिया के नागरिकों की तरह, इंडिया के सिटीजन्स की तरह सारे राइट्स उनको दे दी जाएं, तो शायद ऐसा विदेशियों के केस में नहीं होता है। तो वो राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, विदेशी जो होता है, कोई भी एक फॉरेन पर्सन है, आपकी कंट्री में आता है, ठीक है, किसी अन्य राज्य के जैसे कोई नागरिक होता है, उसी की तरीके से हमारे राज्य में एंट्री मारता है। तो वो नागरिक में होते हैं, इसलिए उनको सारे नागरिक वाले अधिकार मिलेंगे, मतलब सिविल राइट्स उनको दिए जाएंगे, है ना। और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स उनके पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो केवल पॉलिटिकल राइट्स का अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इंडियन नागरिकों को ही मिलने चाहिए। तो इंडियन जो पीपल हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके पास सिविल और पॉलिटिकल दोनों राइट होते हैं। सेकेंड साइड अगर फॉरेनर्स को देखें, तो फॉरेनर्स के पास केवल मात्र सिविल राइट्स होते हैं और उनके पास सिविल राइट्स होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट नहीं होते। पॉलिटिकल राइट नहीं होते, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आखिर वो नागरिक है ना, तो नागरिक होने के नाते उन लोगों को सिविल राइट दिया गया है, लेकिन उनके लिए पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल राइट में राइट टू वोट की बात कर लूँ, इस तरीके के राइट्स उनके पास नहीं होते हैं। और क्या अंतर होता है? देखिए, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरीज होने का मतलब कि विदेशी भी दो तरीके के होते हैं, फॉरेनर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फॉरेनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फॉरेनर्स डिवाइडेड इनटू टू। एक तो जो हमारे फ्रेंड हैं, दूसरा एक शत्रु राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनको हम एनिमी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जिनसे हमारी एनवियस फीलिंग है, उनको हम एनिमी की कैटेगरी में रखते हैं। और जो हमारे परम मित्र हैं उनको, मतलब जो हमारी कंट्री जिनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के अच्छे हैं, तो वो फ्रेंडली कंट्री के फॉरेनर्स होते हैं।
तो इनको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। विदेशी दो तरीके के हो गए, एक तरीके से जिनके भारत के साथ एक सकारात्मक संबंध है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, एक पॉजिटिव रिलेशंस है, एक अच्छी कोऑर्डिनेशंस है, वो एक फ्रेंडली फॉरेनर्स होते हैं। लेकिन ऐसे सारे देशों के लोग जिनके साथ भारत का एक अच्छा व्यवहार नहीं है, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन रिलेशन नहीं है, तो उनको हम एनिमी की कैटेगरी में रखते हैं, जिनके साथ हमारे नेगेटिव संबंध होते हैं, जिनसे हमारा वॉर चल रहा हो, चाहे जिनसे ट्रेड वॉर चलो, किसी भी तरीके का कोई वॉर चल रहा हो, बाय द वे, ठीक है। तो एक तरीके से उन्हें कम अधिकार मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एनिमी होते हैं उनको कम अधिकार दिए जाते हैं और गिरफ्तारी करा जा सकता है, जैसे अरेस्ट वारंट्स वगैरह, ठीक है। इसमें वो सुरक्षित नहीं होते। अरेस्ट वारंट वगैरह में किसी भी एनिमी कंट्री के फॉरेनर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको फ्रेंड और एनिमी फॉरेनर्स में भी देखने को मिल सकती हैं। बाय द वे, दे बोथ आर द फॉरेनर्स बट द टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट फॉर foreigners. If they are friend or they are the enemy, the conditions will be different. तो कहने का मतलब सबसे पहले तो हमें इंडिया के लोगों के बारे में अच्छे तरीके से एक डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। भारत के लोगों की बात की जा रही है, ये देख रहे हैं आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का पासपोर्ट। आज हम जानेंगे भी कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या होता है। देखिए, पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की एक नागरिकता को शो करता है कि वो व्यक्ति किस, आज हम पासपोर्ट वर्सेस वीज़ा भी पढ़ लें, वैसे ये चैप्टर का पार्ट तो खैर नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में भी जान लें कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है। देखिए, पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट एक तरीके से दिस इज़ एन आइडेंटिटी, ये उस व्यक्ति की आइडेंटिटी है, ठीक है, कि वह किस देश का है, ठीक है, किस कंट्री में रहता है, कहाँ रहता है, उस सब सारी चीज़ों का डिटेल डॉक्यूमेंट्स अपने आप में पासपोर्ट है। जबकि वीज़ा ये बताता है कि उस व्यक्ति को अलाउ किया गया है, ये एक तरीके से अलाउ है, ठीक है, परमिट है। एक वीज़ा जो है वो एक परमिट है। किस चीज़ का परमिट है? इस बात का परमिट है कि उसको दूसरी कंट्री, जिस कंट्री में वो जा रहा है, उसने उसको परमिट किया है, क्या उसने परमिशन दी है, वो चीज़ वीज़ा कहलाती है। कुछ देश जहाँ में हमको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाय द वे, कुछ कंट्री में बिना वीज़ा के हम जा भी नहीं सकते। तो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा। पासपोर्ट और वीज़ा में एक बड़ा सा अंतर ये नज़र आता है। अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान जो है हमारा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो भारतीय नागरिकों को कौन कौन से राइट देता है, कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से स्पेशल राइट्स हैं। सिटीजनशिप के मामले में इंडिया के लोगों के पास कौन कौन से राइट्स और स्पेशल राइट्स हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहली बात, सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी इंडियन पूरे तरीके से उस रिलीजन बेस्ड, या कहूँ उसका मूल वंश जो है, या कहूँ उसका जेंडर, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा, उसके साथ किसी भी तरीके की कोई पार्शलिटी नहीं होगी। जैसा फंडामेंटल राइट भी पढ़ चुके हैं ना, आर्टिकल 15 में आपने पढ़ा है, आर्टिकल 15 में आपने पढ़ा था ना कि आर्टिकल 15 ये कहता है ना, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के किस राज्य में उसका जन्म हुआ है, किस धर्म से बिलोंग करता है ना, कौन से जेंडर से है वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, आर्टिकल 15 यहाँ पर उसको सिक्योर करता है, मतलब इस मामले में, सिटीजनशिप मामले में, वो यहाँ पर इक्वलाइज वैल्यू रखता है। दूसरी बात, अगर कोई लोक नियोजन का कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पे बात आती है राइट टू इक्वलिटी की। तो राइट टू इक्वलिटी की जब बात की जाती है तो आर्टिकल 16 पे आइए, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि समता का अधिकार, तो आर्टिकल 16 की बात कर लें। यहाँ पे भी राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे थे, बहरहाल यहाँ पे हम समता का अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अगर लोक नियोजन में, अगर पब्लिक प्लानिंग में की बात करें, तो पब्लिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी उसके सब्जेक्ट्स में सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं, आर्टिकल 16 यही कहता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो हमने फ्रीडम पढ़ी हुई है, ठीक है, ये तो इक्वलिटी की बातें हो गई। इक्वलिटी के बाद फ्रीडम की बातें करें, जैसे कि हमारे पास वाक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता रखते हैं हम लोग। हम कहीं पे अपने आप को गैदर करने की, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता रखते हैं, कहीं पर निवास करने की, कहीं रुकने की, हम ये सारी स्वतंत्रताएं, ये फ्रीडम रखते हैं। तो ये फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन की गई है। आर्टिकल 19 आपको इस तरीके की फ्रीडम की बात करता है। मैं सारे आपको प्रोविजंस को लेकर बातें कर रहा हूँ आपसे कि आखिर भारत के नागरिक के अंदर कितनी सारी चीज़ें समाहित हैं, उन सब की वजह से उसको जो वैल्यूज़ मिलती हैं सिटीजनशिप की, वो डिफरेंट है।
ऐसी आप बात करो, हमने फंडामेंटल राइट्स में और आगे बढ़ते हैं, कल्चर और रिलीजियंस की बात की थी, कल्चर और एजुकेशन की बात की, आर्टिकल 29 की बात की, आर्टिकल 30 की बात की, जिसमें हम कल्चर और एजुकेशन की बात करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो चुनाव होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसके अलावा लोअर हाउस का जो चुनाव होता है, एमएलए और एमपी के जो चुनाव होते हैं, मतदान का अधिकार होता है उनके पास, ठीक है, मतलब राइट टू वोट होता है इनके पास। तो राइट टू वोट की बात कर लीजिएगा, है ना। इस सब के अलावा क्या होता है, जब पार्लियामेंट की बात करूं या किसी राज्य विधानमंडल या लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, तो उसकी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है उसके पास, वोट करने का भी अधिकार है और उसको बीइंग अ कैंडिडेट बनने का भी अधिकार है। इस सब के अलावा राजनीतिक जो पद होते हैं, जो पॉलिटिकल आपके डेजिग्नेशंस होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की बात हो, वाइस प्रेसिडेंट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी या हाई कोर्ट के किसी भी जज की बात की जाए, या राज्यों के राज्यपाल की बात की जाए, और किसी भी महान्यायवादी की बात करी जाए, अटर्नी जनरल की बात की जाए, या फिर किसी भी सॉलिसिटर जनरल की बात की जाए, बाय द वे सारी चीज़ों की अगर वह योग्यता रखता है तो उस व्यक्ति को भी इस बात की एलिजिबिलिटी दी जाती है कि हाँ, कि वो योग्यता रखने का अधिकार रखता है। ये सारे राइट आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू बी अ कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, उपरोक्त जितने भी हम राइट पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की, ये नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो बीइंग अ सिटीजन आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। तो बीइंग अ सिटीजन जो ड्यूटीज़ बनती है, जैसे मैं आपसे कहूँ ड्यूटी ये बनती है, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, तो उसका टैक्स भी दोगे, है ना, कर देना, टैक्स देना। तो ये क्या है, बीइंग एन इंडियन इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपॉजिट द टैक्स। मतलब आपकी एक जिम्मेदारी हो गई, एक सोल जिम्मेदारी हो गई कि हाँ आपको कर देना है। तो ये भारत के नागरिक के रूप में आपकी ड्यूटी है ना। तो भारत के नागरिक को क्यों इस फैसिलिटी ना मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए। वह कर जमा करता है, देश का सम्मान करता है, कहीं पे अगर राष्ट्रीय मतलब गान गाया जा रहा हो, नेशनल एंथम गाया जा रहा हो, तो तुरंत अटेंशन में खड़े हो जाते हैं, भाई व्हाट इज़ दिस, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है अपने देश के प्रति। तो जब देश के प्रति हमारी इतनी सारी ड्यूटीज़ हैं, जब हम इतनी सारी ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनका निर्वहन कर रहे हैं, जैसे कि हम टैक्स दे रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय गान के समय खड़े हो रहे होते हैं, देश की रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, ये कहती हैं कि ये आपके इंडिया के होने की वजह से, आपके इंडियन होने की वजह से ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, और इसी वजह से आपको इतने सारे राइट्स भी मिले हुए हैं। तो नागरिक जन्म से या फिर वो प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है अगर वह वो सारी कैटेगरीज को फुलफिल करता है। जबकि आप अमेरिका जैसे देशों में बात करो, तो अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बनता है। मतलब कहने का मतलब अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक हो तभी ही राष्ट्रपति बनता है, जबकि भारत में नागरिक जन्म से भी और एक नेचुरल वे से भी बनता है। ठीक है, वो भी हम प्रोसेस जानेंगे कि नेचुरल तरीका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि उसका जन्म नहीं हुआ है लेकिन उसने भारत की नागरिकता ले रखी है, उसमें क्या अंतर होता है। अगर कोई व्यक्ति है इंडिया का, ठीक है, और उसका बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बहुत ही बड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संवैधानिक उपबंध के बारे में, प्रोविजंस क्या हैं। देखिए नो CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर की गई थी। बड़े लंबे तरीके से हमने देखा कि इस तरीके के चीज़ें कॉन्फ्लिक्शंस देखने को मिला था, सरकार को बहुत सारे इस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ा था। ठीक है, जानते हैं कि नागरिक के लिए, सिटीजन्स के लिए किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी एक इंडियन व्यक्ति के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एन इंडियन, किसी भी एक इंडियन व्यक्ति के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो भारतीय नागरिक है उसके लिए। जैसे भारत, इसके लिए देखो पहली उपबंध की बात है कि क्या क्या अप्लाई होता है, क्या क्या अप्लाई नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में तो जानना ही चाहिए।
कि आप भारत के नागरिक हैं। जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में जाएं, कौन से पार्ट की बात करूं मैं आपसे, पार्ट 11 की बात करूं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट 11 को पढ़ेंगे तो पार्ट 11 को पढ़कर आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, आर्टिकल 1 to 4 पढ़े थे हमने यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में, और जबकि आर्टिकल 5 से 11 के बारे में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इट इज़ अबाउट द डिस्कशंस ऑफ द सिटीजनशिप। इफ़ यू आर एन इंडियंस इट इज़ बीइंग डिस्कस इन आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक डिस्कस की गई हैं। कौन से पार्ट में की गई हैं? पार्ट 11 के अंदर की गई हैं। बात की जाती है इस संबंध में स्थायी और विस्तृत चीज़ों की, कि एक परमानेंट तरीके से, ठीक है, या एक विस्तृत तरीके से, एक बड़े लेवल से उपबंध नहीं। ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 11 में जहाँ ये बातें की गई हैं, ये उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के टाइम, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लगा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद इनेक्ट हुआ था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, कौन सी डेट थी? 26 जनवरी 1950, 26 जन 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मतलब संविधान लागू हुआ, तो भारत के नागरिक बने। मतलब ये सिटीजनशिप की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? यहीं से तो शुरू होती है। जब हमारा संविधान लगेगा तभी तो हम बात करेंगे कि इंडिया के सिटीजन्स कौन है। तो ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। इसमें ना तो ये बात की गई है इनके अधिग्रहण होने की, और ना ही इसमें नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। नो लॉस नो प्रॉफिट की बात की गई है। जितने भी लोग थे उनको नागरिकता की बात की गई है। ये संसद को, मतलब हमारे पार्लियामेंट को एक राइट देता है। पार्लियामेंट क्या राइट देता है हमारे पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट को इस बात का राइट मिलता है कि वे नागरिकता से संबंधित जितने भी मामले हैं, जितने भी सिटीजनशिप से जुड़े हुए अफेयर्स हैं, जितने भी उससे जुड़े हुए मतलब आप मैटर्स देखते हो, उनकी व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। तो कानून बनाने का अधिकार किसको दे रखा है? कानून देने का अधिकार तो पार्लियामेंट को दे रखा है, कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप को लेकर कानून बनाए। तभी तो आपने देखा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। इससे पहले भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं। जैसे नागरिकता अधिनियम की बात करें आप, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ। कब आया था? तो पार्लियामेंट में जब बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये एक्ट था सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या हुआ था? ये 1955 में लागू हुआ ये सिटीजनशिप एक्ट, जो कि सिटीजन्स के लिए नागरिकता कानूनों की बात करता है। मतलब जिसका 1986 में, तो 1992 में, 2003 में, 2005 में, इन 4 बार में संशोधन भी किया गया है। मतलब इस एक्ट में काफ़ी बार अमेंडमेंट हो चुका है। क्यों हो चुका है वो भी बातें जानेंगे। 1986 में अमेंडमेंट हुआ इसका, आगे और पढ़े तो 1992 में इसका अमेंडमेंट हो गया। और कब अमेंडमेंट हुआ? तो 2000 की सीरीज़ में हुआ, 2003 में अमेंडमेंट हो गया, 2005 में अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। और वो 2019 वाला तो पढ़ ही लेंगे हम अलग से, ठीक है। तो इस तरीके से ये अमेंडमेंट हो चुका है काफ़ी बार, जबकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया। आज हम जानेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है। संविधान निर्माण के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, उसके अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने, 4 कैटेगरी के लोग। अब वो 4 कैटेगरी कौन थी? जो लोग इंडिया के नागरिक कहलाए। क्या पढ़ेंगे हम लोग कि कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो इंडिया के पीपल कहलाए। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी थी जिसमें ये लोग भारत के नागरिक कहलाए? पहली बात, एक कोई व्यक्ति, कोई एक पर्सन, कोई एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, मतलब एक तरीके से उसने बाय बर्थ इंडिया से रह रहा है, ठीक है, तो वह मूल निवासी कहलाएगा। तो वो व्यक्ति जो इंडिया का मूल निवासी है, 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। कौन सी 3 कंडीशंस हैं? जरा पहले मैं पहली प्रोविजंस आपको अलग से पढ़ाना चाहूँगा कि कौन कौन से 3 प्रोविजंस हैं। पहली बात तो कैटेगरी 4 है। उस 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी की बात करते हैं,
कैटेगरी 1। कैटेगरी में वो व्यक्ति जो भारत का जन्म से, ठीक है, मतलब उसका जन्म भारत में ही हुआ है, वो व्यक्ति 3 कैटेगरीज पूरी करते हो। 1 2 3। पहली बात क्या? पहली बात ये, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, बाय बर्थ इंडिया का हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, उसके माता पिता में से कोई एक, माता या पिता में से कोई एक जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ये कंडीशन वह अप्लाई करता हो। क्लियर? कैटेगरी 3 क्या कहलाती है, मतलब इसका थर्ड पार्ट क्या कहलाता है? तो तीसरी कंडीशन कौन सी है? तीसरी कंडीशन ये है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा उससे 5 साल पहले से ही इंडिया में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। कहने का मतलब आपको एक बात समझ में आई मैंने क्या कहा कि भारत का नागरिक कौन? तो भारत का नागरिक वह कहलाएगा वो व्यक्ति मूल निवासी है। वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वो 3 कंडीशन अप्लाई कर दे। पहली, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, ऐसा ना हो तो उसके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो। अगर ये भी नहीं होता हो तो संविधान लागू होने से 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा हो। अगर वह इन तीनों में से भी किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर देता है, एनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक है। समझ में आ गई बात? अगली दूसरी बात, ये तो पहला कैटेगरी हो गई कि इस कैटेगरी के बेसिस पर हम भारत का नागरिक तय करते हैं। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि अगर कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन जो पाकिस्तान, मतलब इंडिया पाकिस्तान 2 डोमिनेंस बन के तैयार हुए, पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान को छोड़कर भारत आया हो, और यदि उसके माता पिता, दादा दादी, है ना, अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, मतलब जब भारत डिवाइड नहीं था उस टाइम पैदा हुए हों उसके माता पिता, उसके दादी दादी, लेकिन आया कहाँ से हो? रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान, रिटर्न फ्रॉम पाक। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में इंडिया में आ गया है, पाकिस्तान से इंडिया में आ गया है, उसके दादी दादा, उसके मम्मी पापा, उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, मतलब भारत जब डिवाइड नहीं हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में, उससे पहले उसका जन्म, उसके मम्मी पापा का या दादी का जन्म जो हो वो कहाँ हुआ हो? इंडिया में हुआ हो। ये कंडीशन अप्लाई होती है। या फिर कहूँ कि यदि वह 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 की बात कर जा रही है, ये डेट क्यों स्पेसिफिक है? इससे पहले स्थानांतरित हो गया हो, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बना था एजी नोबेल, तो वह अगर इससे पहले ट्रांसफ़र हो गया हो, ठीक है, मतलब एक तरीके से कहूँ कि वह अपने कहीं माइग्रेट हो गया हो, उसका प्रवसन हो गया हो, तो प्रवसन की जो तिथि सामान्यतः भारत में जो निवास किया हो वो ये हो, मतलब 19 जुलाई 1948 हो, तो कंडीशन ये अप्लाई होती है कि हर कोई व्यक्ति अगर वह ये कंडीशन मानता हो, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति स्थानांतरित हुआ है, अगर वो ट्रांसफर्ड हुआ है, तो उसके प्रवसन की तिथि, मतलब उसके माइग्रेट होने की जो डेट है, वो डेट सामान्यतः भारत में निवास करने की ये है, मतलब इससे पहले वो आ गया हो, तो भारत में के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, इंडिया का सिटीजन माना जाता हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है अगर उसने इस डेट से, ठीक है, इस डेट तक वह भारत में आ गया हो, तो 6 माह तक भारत में निवास उसका जरूरी है। ये बात कंप्लीटली कह दी गई है कि एटलीस्ट वो 6 महीने से भारत में रह रहा हो, ये आर्टिकल 6 में भी डिफाइन किया गया है। तो दोबारा समझिए बात मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। पहली कंडीशन अप्लाई होती है सेकंड कैटेगरी में, वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से लौटा हो, लेकिन ये कंडीशन है कि वो व्यक्ति के मम्मी पापा, दादी दादा भारत के निवासी रहे हों, मतलब निवासी रहे हों, मतलब जब डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया उससे पहले। दूसरी कंडीशन होती है जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो व्यक्ति इंडिया में रह रहा था, वो स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया, माइग्रेट हो गया, लेकिन वो व्यक्ति कम से कम 6 माह से इंडिया में रह रहा हो, ये जरूरी है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे बात करते हैं तीसरी कैटेगरी में कौन से लोगों को इंडिया का सिटीजन माना जाता है। मतलब एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति
1 मार्च 1947 के बाद, अगर कोई पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद से मतलब इसके बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्निवास कर लिया हो, उसने दोबारा से आ गया हो, लौट कर आ गया हो, तो भारत का नागरिक वह बन सकता है। लेकिन कब? जब बोला गया 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, इससे पहले नहीं। इससे पहले तो पाकिस्तान की कहाँ बात कर लोगे। तो 1 मार्च 1947 से अगर कोई भी व्यक्ति इसके बाद भारत से पाकिस्तान गया, लेकिन वह पुनः वापस आ गया पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, इससे पंजीकरण करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा ना कि 6 माह तक रहना ये ज़रूरी है। ये तो कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि कम से कम 6 माह तक इंडिया में रहा हो, तो रहेगा वह 6 माह तक इंडिया तक। तो पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तक उसको इंडिया में रहना ही है पूरे तरीके से स्टेबिलिटी बना के। तो तीसरी कंडीशन ये होती है। और चौथी कंडीशन क्या कहलाती है, ज़रा 4th कंडीशन भी पढ़ते हैं। 4th कंडीशन कहती है कि एक व्यक्ति जिसके मम्मी पापा, जिसके दादी दादा, मम्मी पापा या दादी दादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, जब भारत मतलब डिवाइड नहीं हुआ था तब, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, कोई भी इंसान इसके मम्मी पापा दादी दादा इंडिया के हों लेकिन वह बाहर रह रहा हो, ठीक है, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। तब भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कर रखा है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ठीक है, कूटनीतिक तरीके से, किसी भी डिप्लोमेटिक तरीके से, या फिर किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ठीक है, वह बाहर रह रहा हो लेकिन उसने सिटीजनशिप इंडिया की ले रखी हो। आगे बात की जाती है, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो व्यवस्था है, ये भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए, जो भारत से बाहर, आपने देखा है कि इंडिया से बाहर काफ़ी सारे भारतीय लोग रहते हैं, उनके लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। ठीक है, उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप रहे। तो आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब एक तरीके के प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजंस से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया का नागरिक किस कंडीशन में हो सकता है। अगर ओवरऑल सारी सिचुएशंस को एक बार एनालाइज किया जाए तो ये चीज़ें तो बहुत आसानी से पता चल सकती हैं कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, जो अरेंजमेंट किए गए हैं सिटीजनशिप के लिए, वो उन नागरिकों की चर्चा करते हैं जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो। देखो, ये तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो एप्लीकेबल कर ही दी ना कि वो बाय इंडिया का मूल निवासी होना चाहिए, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये कही, पहला कहा भारत का निवासी हो, दूसरा कहा कि पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। तीसरी कंडीशन में क्या बोला था उन्होंने कि पहली कंडीशन हो गई व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, दूसरी कंडीशन होगी कि व्यक्ति पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हो गया हो, तीसरी कंडीशन पाकिस्तान चला गया हो फिर वापस आ गया हो। ठीक है, चौथी कंडीशन में क्या बोला कि ये कहा कि कोई भी व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, NRI मतलब बाहर रह रहा हो, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 4 कंडीशन। ठीक है, कौन सी 4 कंडीशन है ओवरऑल? अगर देखा जाए, भारत का निवासी हो, पाकिस्तान में रह रहा हो, या पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हुआ हो, दूसरा कि वह पाकिस्तान गया हो और वहाँ से वापस आ गया हो, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, वह कहीं विदेश में रह रहा हो, मतलब व्यक्ति जो कहीं बाहर रह रहा हो। ये 4 कंडीशंस थी जो डिस्कस की गई थी, जो कि मेन प्रोविजंस हैं संविधान में कि कौन व्यक्ति सिटीजन हो सकता है। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। अब नहीं होगा मतलब अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, कौन व्यक्ति हमारा भारत का सिटीजन नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों के बारे में जानिए। हर कोई वो व्यक्ति नहीं हो सकता जो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसने किसी भी अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। अगर किसी ने अपने ओन विल से अनदर कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी हो, ठीक है, अपनी इच्छा से उसने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रखी है, तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। दूसरी बात, कब नहीं हो सकता? प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण कर दे, मतलब प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ठीक है, यह नागरिक समझा जाता है, मतलब माना जाता है इसको भारत का नागरिक है। यदि संसद इस प्रकार के किसी भी लॉ को बना दे
मतलब आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग। तो और संसद को एक ये राइट होता है, पार्लियामेंट को ये राइट है कि वे नागरिकता के जितने भी मतलब समाप्ति करना या नागरिकता को अर्जन करना, इन सब को लेकर वह लॉ बनाए, मतलब सारे विषय में वह कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 11 कहता है। चलो जरा इन आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए कौन कौन से आर्टिकल्स क्या कहते हैं, यहाँ पे समझिएगा। ये देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। जरा इन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लीजिएगा। हाँ जी, एक मिनट। हाँ भाई, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के साथ साथ सिटीजन रहा हो वो व्यक्ति। आर्टिकल 5 यही कहता है ना, मैंने बताया भारत का नागरिक होना चाहिए संविधान बनने तक। तो कहने का मतलब संविधान कमेंसमेंट के साथ वो सिटीजनशिप हो। आर्टिकल 6, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, जो इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से। आर्टिकल 6 हो गया। आर्टिकल 7 की राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 किसके लिए है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो लोग जो भारत के ओरिजिन को रखते हैं, रिजाइडिंग आउटसाइड, बाहर रह रहे हैं, आर्टिकल 8। आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट्स, वो व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा से फॉरेन सिटीजनशिप ले रखी हो, नॉट टू बी सिटीजन, वो सिटीजन नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, लगातार सिटीजनशिप की कॉन्टिन्यूएंस। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजन बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट के पास राइट है, वह कानून बना सकता है सिटीजनशिप हटाने को लेकर, सिटीजनशिप लाने को लेकर, ठीक है, इन चीज़ों में कानून बना सकता है। तो ये एक तरीके से प्रोविजंस हैं आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कि कोई भी व्यक्ति कब भारत का नागरिक हो सकता है, किस कंडीशन में भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक बातें हैं, ये आपको सब समझ में आनी चाहिए कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। 5 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के साथ नागरिक होना चाहिए। 6 कहता है कि आर्टिकल माइग्रेट, मतलब पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ हो कोई भी व्यक्ति। 7 कहता है कि व्यक्ति गया हो और वापस आ गया हो, ठीक है। 8 क्या कहता है कि वो व्यक्ति जो सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन, ठीक है, ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन है, रिजाइडिंग आउटसाइड, बाहर रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक। नेक्स्ट आर्टिकल 9, किसी व्यक्ति ने बाहर की नागरिकता ले रखी तो वह भारत का नागरिक नहीं है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, कॉन्टिन्यूएंस होना चाहिए राइट ऑफ सिटीजनशिप का, ठीक है। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद जो है उस पर कानून बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ये प्रोविजंस के रूप में जानते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो आपके सिटीजनशिप से रिगार्डिंग प्रोविजंस माने जाते हैं। बाय द वे, एक जो अमेंडमेंट आया, नागरिकता अधिनियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1955, इसमें और भी काफ़ी सारी डिटेलिंग से डिस्कशन किया गया था कि ये क्या है, इसके बारे में क्या चीज़ें थी। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। देखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है, ये कहता है इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ, भारत की नागरिकता बाय बर्थ एक्वायर की जा सकती है, डिसेंट होने पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू और नेचुरलाइजेशन के थ्रू, मतलब 4 तरीके से भारत की नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। एनी वन कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय 4 मेथड्स, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। ये 4 तरीके होते हैं, मतलब 4 तरीके से व्यक्ति नागरिक बन सकता है भारत का। या तो वह जन्म से भारत का नागरिक हो रहा हो, या वह वंश के आधार पर, या फिर वह पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, या वह एक नेचुरल तरीके से, नेचुरलाइजेशन वाली प्रोसेस से बन सकता है, मतलब प्राकृतिक रूप से नागरिक हो सकता है। कंडीशन और प्रोसीजर्स जो है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए वो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। देखिए कौन कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं बाय बर्थ। बाय बर्थ क्या कंडीशन होती है कि कोई भी व्यक्ति नागरिकता कैसे गेन कर सकता है, सिटीजनशिप कैसे पा सकता है। एनी पर्सन बोर्न इन इंडिया, कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 या इसके बाद, बट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ 1986, लेकिन ये जरूरी है वो व्यक्ति 1986 के
कमेंसमेंट से पहले हुआ हो, मतलब एक्ट ऑन 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। कहने का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि हर कोई व्यक्ति, मतलब जन्म से अगर हम बात करें तो भारत में 26 जनवरी 1950, इंडिया के अंदर 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले होना चाहिए। वह कह रहा है या तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा हो। वह व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद, मतलब उसके पिता की माता की जो एक नेशनलिटी होती है उसके बावजूद भी भारत का नागरिक होगा। बस कंडीशन एप्लीकेबल है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले नहीं होना चाहिए, 87 से पहले नहीं होना चाहिए। इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, वह सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इन्होंने सिंपल सी अप्लाई कर दी कि भारत में 1 जुलाई को उसके बाद जन्मा व्यक्ति, मतलब 1 जुलाई या उसके बाद जन्मा कोई व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के पश्चात उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं 1987 से, ये तो 1950 की बात थी, लेकिन यहाँ 1987 की बात की जाती है कि अगर 1987 का केस हो, इस केस होने का मतलब हुआ कि इसके बाद जन्मा कोई व्यक्ति हो, 1987 तक चला, अगर इसके बाद कोई व्यक्ति जन्मा है तब वह सिटीजनशिप कैसे गेन करेगा? तो उसके मम्मी या पापा, उसके मदर या फादर, कोई एक भारत का नागरिक रहा हो तब उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ऊपर की कंडीशन क्लियर हो गई, 26 जनवरी 1950 या उसके प्रायर। ठीक है, लेकिन इस 1986 की बात की ना कि इससे प्रायर होना चाहिए, इस एक्ट से प्रायर होना चाहिए। इस एक्ट के बाद का अगर कोई व्यक्ति है तो कैसे सिटीजनशिप गेन करेगा? तो वह अपने माता पिता के बेसिस पर कि उसके माता पिता इससे पहले भारत के नागरिक रहे हैं या नहीं रहे हैं। ठीक है, इस सब के अलावा एक नेक्स्ट बात है, इसने सेकंड चीज़ को यहीं पे क्लियर कर दी है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो वह सिटीजन ऑफ इंडिया कब होगा? आइदर पेरेंट्स वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके कोई एक पेरेंट भारत के नागरिक हो, ठीक है, उसके बर्थ के टाइम में। ये क्लियर हो गई। तीसरी बात, बोर्न इन इंडिया और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, अगर कोई भी व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिया है वह भारत का नागरिक कंसीडर कब किया जाएगा? इफ़ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा दोनों ही भारत के नागरिक हों। क्लियर? कंडीशन समझ में आ रही हैं कि कंडीशंस डिफरेंट है। अगर आप 1 जुलाई 1987 की बात की है तो उसमें आइदर बोला गया है, मतलब कोई एक मम्मी या पापा हो तो चलेगा, लेकिन 3 दिसंबर 2004 में दोनों की बात की गई है, उसके पेरेंट्स मदर एंड फादर बोथ जो हों वो भारत के नागरिक हों। और सितंबर 2013 की बात करेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, अ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और इवन एन आधार कार्ड अलोन मे नॉट बी इनफ टू प्रूव इंडियन सिटीजनशिप। कोई भी आधार कार्ड, कोई भी पासपोर्ट या कोई भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इनफ नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि भारत की नागरिकता है, अनलेस द पेरेंट्स आर इंडियन, जब तक कि उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजनशिप ना हो। ये कब आया? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा हुआ जजमेंट है सितंबर 2013 का। इस सितंबर 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दिया कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास है, पासपोर्ट उसके पास है या फिर माना आधार कार्ड उसके पास है तो भारत का नागरिक हो गया। नहीं, उसके पेरेंट्स जो है ना वो भारत के नागरिक होने चाहिए, तब ये बात क्लियर होगी। बात क्लियर? तो राजनीतिक और जो एक तरीके से शत्रु देश होते हैं, कुछ हमारे डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स वाले जो कंट्रीज़ होती हैं, उनको भारत की नागरिकता, इंडिया की सिटीजनशिप अर्जित करने का अधिकार पदस्थ हों तो नहीं है। ठीक है, जैसे किसी को शत्रु देश है, कोई हमारा एनिमी कंट्री है, तो एनिमी कंट्री के किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये था पहला पार्ट जिसमें हमने जाना कि बाय बर्थ पर क्या कंडीशन होती हैं। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ ये कंडीशंस हैं।
या तो 26 जनवरी 1950 वाली कंडीशन अप्लाई होती है, 1 जुलाई 1987 वाली की कंडीशन अप्लाई होती है, 3 दिसंबर 2004 की कंडीशन। एक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि सितंबर 2013 का जजमेंट है ये मुंबई हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, ठीक है। अब पढ़ते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट के बेसिस पर सिटीजनशिप की बात की जा रही है। अब ये डिसेंट के बेसिस पर सिटीजन, व्हाट डज इट मीन्स, मतलब वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर सिटीजनशिप। तो क्या कंडीशन लगाई गई है, बोला गया है कि पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ देयर फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। कोई भी व्यक्ति उसके जन्म के टाइम में अगर उसके फादर भारत के नागरिक थे, ठीक है, और उसका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ, इंडिया में उसका जन्म नहीं हुआ, बोर्न आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर उसका जन्म हुआ, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद उसका जन्म भारत के बाहर हुआ, लेकिन उसके पिताजी, उसके फादर 10 दिसंबर 1992 से, ठीक है, 10 दिसंबर 1992 आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कंडीशन ये भी है कि जन्म उसका 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ हो, 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ हो, ठीक है, और उसके पिताजी भारत के नागरिक रहे हों उसके बर्थ के टाइम में, तो वह इंडिया का सिटीज़न होगा। मतलब कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है, तो उस व्यक्ति को वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है, बशर्ते उसके पिताजी भारत के नागरिक हों। कंडीशन 1। अब हम कंडीशन 2 भी जानते हैं। कंडीशन 2 है पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर जन्मा हो 10 दिसंबर 1992 के बाद। ये थी 10 दिसंबर 1992 से पहले तक की सिचुएशन। अब 10 दिसंबर 1992 की बात की जा रही है। उसको सिटीजन माना जाएगा यदि उसके कोई एक पेरेंट्स भारत के नागरिक रहे हों उसके जन्म के टाइम, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये है, मतलब 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद उसके जन्म हुआ हो, उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रहे हों उसके जन्म के टाइम में, तो वह इंडिया का सिटीजनशिप अगर उसके पेरेंट्स के पास है तो माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजनशिप रख सकता है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, कहती है दिसंबर 2004 अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स हुआ है, मतलब इससे वे हम आगे बढ़ गए। ये 10 दिसंबर 1992 की कहानी थी। अब बोला है 3 दिसंबर ऑनवर्ड्स पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर वह भारत के बाहर जन्म हुआ है, वी शैल नॉट बी कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका बर्थ रजिस्टर्ड ना हो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मतलब डेट ऑफ बर्थ के 1 साल के अंदर इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन में उसका नाम रजिस्टर्ड अगर नहीं किया गया है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ये एप्लीकेबल होती है 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ, भारत का नागरिक जब तक नहीं हो सकता वो जब तक उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन IDM इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन में 1 साल के अंदर ना कर दिया गया हो। तो तीसरी कंडीशन होती है ये, ठीक है। और एक कंडीशन और जान लेते हैं, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप क्या होती है, देखिए, a person of India origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making application under section 51A। अगर कोई भी व्यक्ति अंडर सेक्शन 51A एप्लीकेशन लगा रहा है भारत का नागरिक होने की और वह भारत में 7 सालों से रह रहा हो, कब से रह रहा हो, 7 सालों से रह रहा हो, मतलब केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक कब पंजीकृत कर सकती है, जब कर सकती है अगर वो व्यक्ति 7 सालों से भारत में रह रहा हो, तब जाके उसने एप्लीकेशन लगाई हो। दूसरी बात, पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन्स हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया के आउटसाइड, ठीक है, रेजिडेंट रहा हो। कहने का मतलब भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति है और वह अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश से भी
अन्यत्र रहो, मतलब पाकिस्तान से अन्यत्र रहो, सिंपल सी बात, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर, ठीक है। मतलब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, इंडियन ओरिजिन का वो व्यक्ति जो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर, मतलब भारत जब डिवाइड नहीं होता तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराकर मतलब सिटीजनशिप गेन कर सकता है। और क्या कंडीशन है? अगली कंडीशन ये है कि अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिक से किया गया है, ऑर्डिनली रेजिडेंट इन इंडिया, जो भारत में रह रहा हो 7 सालों से, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लगाने से पहले, तो वह व्यक्ति जिसने भारत के किसी नागरिक से मैरिज की है, शादी की है, और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से 7 साल पहले से ही भारत में रह रहा हो, तो वो व्यक्ति भी एप्लीकेशन के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वह गेन कर सकता है, सिटीजनशिप ऑब्टेन कर सकता है। अगली बात कि भारत के नागरिक, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हुआ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, माइनर बच्चे, माइनर चिल्ड्रन मतलब भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, माइनर चिल्ड्रन जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बोला गया है कि भारत के सिटीजन्स के माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत का कोई नागरिक है और व्यक्ति जो है मतलब भारत के नागरिक के नाबालिग कोई बच्चे हैं, तो सिटीजनशिप की बात की जाती है। बहुत यूनिक केस है ये। अगला है अ पर्सन इज फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर कोई व्यक्ति पूरी आयु, मतलब पूरी अपनी फुल एज में, ठीक है, कि अपनी पूरी कैपेसिटी में वह उसके माता पिता जो हों स्वतंत्र भारत के नागरिक रहे हों, पंजीकृत हों, रजिस्टर्ड हों उसके पिताजी, तो वह आवेदन देने से 1 साल पूर्व भारत में रह रहा हो तब उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। कोई एक व्यक्ति जिसके पेरेंट्स सिटीजनशिप रखते हैं इंडिया की, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है सिटीजनशिप गेन कर सकता है। नेक्स्ट है अ पर्सन इज फुल एज और कैपेसिटी, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट है एक पर्सन इज फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन्स। देखिए ओवरसीज सिटीजन्स क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन्स का मतलब जो कोई व्यक्ति पूरी आयु अपनी पूरी क्षमता में वह किसी भी समुद्र पार किसी देश, ओवरसीज मतलब समुद्र के पार, तो समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो, 5 साल से रजिस्टर्ड हो, तथा वह पंजीकरण इस प्रकार का आवेदन देने से 1 माह पूर्व भारत में रह रहा हो। अगर कोई भी व्यक्ति, देखिए दोबारा समझिए कि बात क्या कही गई है, इसने बोला कि हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का एक ओवरसीज सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड हो, कब से? 5 सालों से। बीन रिजाइडिंग इन इंडिया, भारत में रह रहा हो पिछले 1 साल से, तो वह भी सिटीजनशिप पाने के हकदार है। कहने का मतलब इसमें 2 केसेस देखने को मिलते हैं, ये और ये। पहली केस पंजीकरण इस प्रकार का आवेदन देने से 12 माह से पूर्व भारत में रह रहा हो। दूसरी बात ये थी कि भारत में 8 वर्ष पूर्व से रह रहा हो तथा इस प्रकार का आवेदन देने के 3 मतलब ठीक पहले, कम से कम 12 महीने से पहले से इंडिया में रह रहा है, तो वह इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है, मतलब सिटीजनशिप गेन कर सकता है। ये सारे जो तरीके पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सब भारत के सिटीजन्स को लेकर दी हुई टर्म्स कंडीशन है कि कौन व्यक्ति किस कंडीशन में भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा, बाय बर्थ उसको इंडियन ओरिजिन माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता एक अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, अनडिवाइडेड इंडिया में हुए हों, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भी भू क्षेत्र के निवासी हों, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनको भारत का नागरिक माना जाता है। नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए एक शपथ लेनी होती है। अगर आप कभी भी सिटीजनशिप गेन करेंगे तो उसके लिए एक आपको ओथ लेनी पड़ती है, जिसमें ओथ इस तरीके से होती है कि मैं, फिर अपना नाम बताएंगे कि मैं प्लेज लेता हूँ कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा और उसके प्रति मैं अपना डेडिकेशन रखूँगा, भारत का जो लॉ है, कानून है, उसका पालन करूँगा, भारत के नागरिक की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सब का निर्वहन करूँगा। ये सब एक शपथ होती है, एक ओथ होती है। उस ओथ के थ्रू किसी भी व्यक्ति को मतलब नागरिकता दिलाई जाती है, लेकिन उससे पहले ये सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। तो 1986 में जो नागरिकता अधिग्रहण की बात की गई थी, इसको बढ़ा दिया गया था, 6 माह से 5 वर्ष तक कर दिया गया था। जो 6 माह की बात थी वो 5 साल तक उसको कर दिया गया था। ये 1986 में हुआ था। चलिए जानेंगे इस सब के बारे में भी, ये सब कैसे हुआ।
कोई भी व्यक्ति की सिटीजनशिप कब टर्मिनेट होती है ये जानेंगे। प्राकृतिक रूप से कोई भी व्यक्ति भारतीय कब हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। चलिए मैं आपको प्राकृतिक रूप से कोई भी व्यक्ति, चलिए कल ही बताऊंगा, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति नेचुरल रूप से भारत का नागरिक कब और किन कंडीशंस में होता है। और कल हम जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति की सिटीजनशिप किस कंडीशन में टर्मिनेट हो सकती है। और हमारे इंडिया के सिटीजनशिप की खास बात क्या है, क्या होती है डुअल सिटीजनशिप, क्या होती है मोनो सिटीजनशिप, इस सब के बारे में भी हम कल जानेंगे। तो कल तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मुलाकात होगी इसी सेशन में जहां हम सिटीजनशिप के बारे में और डिटेल से कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनेशन के बारे में, डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, कैसी है अमेरिका की सिटीजनशिप, क्या है इंडिया की सिटीजनशिप, इस सब के अलावा CAA क्या था, इसका विरोध क्यों किया गया था, इन सारी चीज़ों के बारे में भी ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं कल, ठीक है। तो शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, होप सो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।